साहब वेलकम टू इंडिया साइमन कमीशन का सर व्हाट सर साइमन इंग्लैंड जाकर हेयरिंग और सबमिट करेंगे कमीशन का हाई कोर्ट पर गवर्नमेंट ने इंडिया पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमीशन भेजा था पर धूल तो हमारी ही आंखों में गिर गिरा साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन गो बैक जगह मेरे लगाए खबंदी की पूरा लाहौर को छाप ने बदल दिया पर सब फेल पता नहीं कहां से ये इडियट्स निकल के आ गए इंडियन साइकोलॉजी का खुद पता नहीं चलता मिस्टर सैंडर्स हमने सोचा था ये खास तौर बीजेपी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होंगे बट इट्स स्ट्रेंज साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन stop this nonsense हटाओ इन लोगों को यहाँ से जब तक ये लालची और नौजवान भारत सभा की टोली जाकर है कमीशन के मेंबरान को निकलने का सेफ रास्ता नहीं मिल सकता इनको यहाँ से हटाओ रास्ता खाली करो करना पड़े तो इन पे लाठीचार्ज भी करो but do that साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन जाने का सिर्फ रास्ता दो और लौट जाओ अपने घरों बंद करो नारेबाजी साइमन कमीशन कार्रवाई की जिम्मेदार तुम खुद होगे साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन वापस जाओ पार्टी चार्ज से ऑर्डर देने जाएंगे वापस जाओ लड़े जाओ दादाजी मर गए मरे नहीं है मारे गए हैं खून हुआ है दादाजी का सारा लाहौर चिता के साथ धू कर चल रहा है रतक यहाँ तक आ रही है जला रही है अंदर बैठी छोटी ज्वाला दहर इतनी तेज है कि लगता है सारे शहर को जलाकर राख कर देगी हमारे भी खून का सर देख लेना जला देंगे जालिम का घर देख लेना लेकिन क्यों हमारा तुमसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था राजगुरु था मतभेद जरूर था पर थे तो हमारे बापू ही जवान बेटों की मौजूदगी में दुश्मन बूढ़े बाप पर प्रहार करे और उसकी चोट से बाप की मौत हो जाए तब भी जवान बेटे को खून न उबले तो उनको औलाद के सिवा और कोई क्या ही कह सकता है दादाजी की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं है एक राष्ट्र का अपमान है और इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे सुखदेव मां की सौगंध मैं इस खून का बदला दूंगा खून का बदला खून से लेंगे इस सरकार को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है खून का बदला खून वासंती देवी ने नौजवानों को ललकारा है कि लाला जी की चिता की राख ठंडी होने से पहले यह देश इस राष्ट्र के अपमान का जवाब चाहता है राजगुरु जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा चितरंजन दास ने कहा है क्या देश में मानवता में जवानी अभी बाकी है क्या नौजवानों की रगों का खून सफेद पड़ गया है क्या भारत मां के सपूतों के कलेजे काले पड़ गए हैं नहीं पंडित जी नहीं अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे यह धरती जिस पर लाला जी के जख्मों के निशान अभी बाकी हैं हमसे कुछ कह रही है क्या कह रही हैं कह रही है भारत मां के लालों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं कह रही है लानत ऐसी जवानी पर जो अपने ही देश के जवानों की मौत का नंगा नाच देखकर भी चुप है राजगुरु जवानी का नजारा हम भी दिखाएंगे और वो नजारा ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी देखेगी जो जख्म लाला जी के दिलों में हुए थे उनसे भी गहरा जख्म व्यवस्था के दिलों में देंगे हाँ साइमन कमीशन में तो हम चूक गए लेकिन ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए यही मौका है जनता के क्रोध को शांत कर जनाधार को अपनी तरफ मोड़ लेने का तो देर इस बात की पंडित जी योजना बनाइए ये रखो राजगुरु धीरज रखो। लेकिन पंडित जी मारूंगा तो मैं पहले निशाना तो लो ले लिया ना इधर देखो ना उधर दृष्टि हमेशा लक्ष्य पे रखो है दिख रहा है दिख रहा है लक्ष्य साफ साफ दिख रहा है सब कुछ साफ साफ दिख रहा है एम शूट
जा अपनी जगह पे और इंतजार कर। इसको क्या रहा है? अभी नहीं, जयगोपाल इशारा करेगा। चल, हो गया इशारा। एक आदमी की हत्या होने खेद है, परंतु ये आदमी निर्दयी, नीच, अन्यायपूर्ण व्यवस्था का काम था, इसे काट लेना अनिवार्य था। इस आदमी की हत्या हिंदुस्तान में हो रहे ब्रिटिश शासन कारिंदे के रूप में की गई है। ये ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे अत्याचारी सरकार है। मनुष्य का रक्त बहाने पर हमें खेद है, परंतु क्रांति की रेती में कभी कभी रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य एक ऐसी क्रांति लाने से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर दे। विदेशी सरकार हमारे चाहे कितना भी दमन कर ले, परंतु हम राष्ट्र की रक्षा करने और विदेशी अत्याचारों को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम सब विरोध और दमन के बावजूद भी क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और पार्टी के तख्तों से भी पुकार कर कहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सारा लाहौर अपने पोस्टरों से गरमाया हुआ है। जिधर जाओ लोग इसी पर बातें कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है, लेकिन सरकार को तो साफ सुन गया। अरे लफड़ा मार गया है सीआईडी वालों को। इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी को सुराग तक नहीं मिला। दिन दहाड़े पुलिस दफ्तर के ठीक सामने एक अफसर को उड़ा दिया गया और कोई गिरफ्तारी ना हो। इससे बड़ा अपमान आखिर हो क्या सकता है सरकार का। यही तो हम चाहते थे, कैसे ये सरकार तिलमिलाए। जनता जिसके कलेजे में लाले जी के मरे और अपमान का काट चुका है, काफी जख्म दिया है, खुशी और उमंग भरे। चारों तरफ बस एक ही नाम है, भगत सिंह। भगत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए नगर तलाशी चल रही है। जबरन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो सरदार को लाहौर से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? सरदार को तो बहुत सारे लोग पुलिस में पहचानते हैं। उनके पास सरदार का फोटो भी है, जो जिसे पुलिस वालों ने दशहरा बम कांड में चुपके से ले लिया था। और मारते वक्त सिपाहियों ने भी तो देखा था कि मारने वालों में एक सिख भी है। मैं तो कहता हूँ कि सरदार को यहाँ से निकालकर किसी तरह देश के बाहर भेज दिया जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरदार से पूछो, कहाँ है सरदार? आवाज दो, सरदार, 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 सरदार मैं तूफान, मैं दर्दावों को झेलूंगा। लबे दरिया मुझे यूं डर डर कर मर जाना नहीं आता। सरदार ये तुमने क्या किया? अपने केश कटवा ली। खड़ा उतार दिया। कहाँ गया तुम्हारा गंगा? मैं तो सिक्की का अंगन कटवाने की परंपरा का पायल हूं। अभी तो मैंने सिर्फ एक अंग कटवाया है, वो भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। देखना यारो, बहुत जल्द गर्दन भी कटवाऊंगा। वे गर्दन कटे फिरंगियों की। अभी तो पहले ये सोचना है कि कैसे साथियों को लाहौर से बाहर निकाला जाए। आप लोग निकलने की बात कर रहे हैं और राजगुरु साहब तो किसी दिन सोते हुए पकड़े जाएंगे। शांत हो गई भैया, जनाब के चलते चलते सो जाते हैं। और पंडित जी, हाँ, जिस दिन ये पकड़े जाएंगे ना सोते हुए, जब इनकी आंखें खुलेंगी पुलिस लोग में, तब पूछेंगे वहां के महल वालों से, इनमें सचमुच में सोया हुआ था या कोई सपना देख रहा था। और पंडित जी तो बुंदेलखंड की पहाड़ियों में शिकार खेलते हुए पकड़े जाएंगे और कहेंगे कि हाँ भैया बेहोश हो चुके और सरदार इन्हें ऐसे ही पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन पंडित जी के लिए तो 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी, एक इनके गले के लिए और एक इस भारी भरकम पेट के लिए। बातें बनाने का मुझे शौक नहीं, वो तुझे ही मुबारक हो। अरे ये रास्ता कब तक तुम्हारे गले के लिए है? जब तक मेरे पास ये बम तुल बुखारा है, किसी ने माँ का दूध पिया है, तो जिंदा गिरफ्तार करके ले जाए। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे। हम आजाद हैं और हमेशा आजाद ही रहेंगे। देखो बहुत हुआ मजा, अब मेरी योजना कानपुर में। भगत तुम ऐसा करो, रेलवे के फर्स्ट क्लास में कलकत्ते निकल जाओ। हाँ तुम अकेले नहीं जाओगे, उनका भाभी और उनका लड़का शशि भी तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। और राजगुरु तुम उनके नौकर के रूप में साथ जाओगे। इनके फादर का जिम्मा तुम्हारा। हाँ और रखना मत भूलना। और पंडित जी आप? मेरा क्या है, पंडित आदमी हूँ, राम नामी चादर ओढ़कर, माथे पे चंदन लगाकर, मथुरा का पंडा बनकर रेलवे के किसी डिब्बे में बैठ जाऊंगा। रमता जोगी बहता पानी, जय रघुनंदन जय सिया राम, देव की नंदन राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम।
आंदोलन केवल कुछ दुकानदारों, मिडिल क्लास, जमींदारों और विदेश से पढ़ के बुद्धिजीवियों के भरोसे नहीं चल सकता। किसान और मजदूरों के मुख्य धारा में लाना ही होगा। जब तक ये लोग जुड़ेंगे नहीं, आंदोलन सुचारू नहीं हो सकता। क्रांति की रावलदाफ्ता यही होते हैं, ये भागने वाले नहीं, ये दुनिया बदलने वाले हैं। यही असली क्रांतिकारी सैनिक है। हाँ, इस बात को सरकार अच्छी तरह समझ रही है और डर रही है कि अगर इन्हें रोका न गया तो देखते देखते मालिक बन जाएंगे और उन्हें राज छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह देश में कारखाने बन रहे हैं, पूंजीपतियों और अंग्रेजों के लाभ होने साझा होते जा रहे हैं। ये लोग मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उस तरह जगह जगह देश में ट्रेड यूनियन बन रहे हैं, जगह जगह धरना हड़ताल की खबरें सामने आ रही है। एहसास तो निश्चित ही हो रहा होगा। इसलिए तो यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को यह सब बिल असेंबली में पेश करे, जिससे मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार ही ना हो। यदि एक यूनियन दूसरे यूनियन के समर्थन में हड़ताल करे तो हड़ताल गैर कानूनी मानी जाए और बिना कारण बताए किसी को जेल में ठूस दिया जाए। ये बिल नहीं, मजदूर आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला है। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट बिल की कॉपी ये बिल है जो जुल्म करवाने के लिए कोई औजार। आखिर क्यों कर रहे हैं मजदूरों से जानवर जैसे व्यवहार? जानवर, ये इन्हें जानवर भी नहीं पूछ रहे। जानवर भी विरोध करता है। ये हक भी वो इन्हें नहीं देना चाहते, गुलाम समझते हैं, लूटना मारना मिटा देना चाहते हैं। पंडित जी, सरकार जनता की आवाज अनसुनी कर रही है, उसके कान खोलने की व्यवस्था करनी होगी। कैसी व्यवस्था? सैंडर्स की हत्या से हमने जो जनता का मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया था, बिलों का विरोध करके फिर उठाए। कैसे? असेंबली में बम फेंका जाए। हाँ, फ्रांसीसी क्रांतिकारी शहीद बेला के शब्दों में बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत होती है। तो जिस दिन ये बिल असेंबली में पेश हो, बहुमत से खारिज हो और वायसराय अपनी वीटो से इसे कानून बनाने को हो, उसी समय असेंबली में बम फेंका जाए। वाह, क्या कमाल का विचार है। साथ ही अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले पर्चे भी। लेकिन वहां पे कांग्रेस के मेंबरान भी तो होंगे। देखो, किसी को मारना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा लक्ष्य है अपने विचारों से जन जन तक जाना। इसलिए बम किसी खाली सीट पर फेंकेंगे और बम फेंकने के बाद वहां से भागेंगे नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं कई बार असेंबली गया हूँ, वहां से भागने के अनेक रास्ते हैं। असेंबली पर एक मोटर रहेगी, वो बम फेंकने वाले को उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन पंडित जी, मेरे अंदर कोई और नक्शा है। कौन सा? गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने का नक्शा। जनता को बताने का कि सच क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है। भाई, सिद्धांत की बात तुम लोग समझते हो, हमें तो बस अमल करना आता है। लेकिन असेंबली में फेंकेगा कौन? मैं फेंकूंगा। बेकार की बात मत करो भगत। पंजाब पुलिस अभी भी सैंडर्स की हत्या के सिलसिले में तुम्हारी तलाश में है और पकड़े जाने का मतलब जानते हो? फांसी नहीं, संगठन के तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पंडित जी, संगठन के लिए ही मेरा जाना जरूरी है। योजना तुम्हारी थी, मैंने ठीक समझा और मान लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं उसको अंजाम देने के तुम ही जाओ। पार्टी में और भी कई सदस्य हैं, वैचारिक रूप से फोटो के शिद्दत भी काफी समझते हैं। लेकिन पंडित जी, नहीं भगत, बेकार की जिद मत करो, ये दल कांडे में है। पंडित जी, मुझे मौका दीजिए। नहीं राज, अभी मैं नहीं जानता कि ग्वालियर और झांसी केस किस संकट में पड़े। और हाँ, तुम के पास जिम्मा तुम्हारा हो जाएगा पंडित जी। ठीक है, पर तो फिर बैठेंगे, तब तक सुखदेव भी आ जाएगा, विस्तार से बातें होंगी। ठीक है पंडित जी। जी पंडित जी। इस निर्णय के लिए कभी माफ नहीं करेगा। कहेगा कि तुम कायर हो, तुम मौत से डर गए हो। मैं मौत से नहीं डरता। असेंबली में बम फेंकने जब तुम्हें जाना था, फिर निर्णय कैसे बदल गया? पार्टी ने निर्णय लिया कि संगठन के भविष्य के लिए मुझे पीछे रहने की जरूरत है। बेकार की बात है। तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की हैसियत से देख रहा हूं कि तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। तुम जानते भी हो कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। तुम समझने लगे हो कि पार्टी का सारा दारोमदार तुम्हारे सिर पर है। ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्या हुआ ऐसा? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा कोई राष्ट्र के सिद्धांत, आदर्श और उद्देश्यों को अच्छी तरीके सामने नहीं रख सकता, फिर तुमने केंद्र समिति को यह फैसला कैसे ले लिया कि तुम्हारे साथ में कोई और बम फेंकने जाएगा? मैं तो बार-बार कहता रहा, पर पंडित जी मानते तब ना। वो ऐसे तो हर काम के लिए पंडित जी को फौरन मनवा लेते हैं। काम के लिए नहीं मना सके। यहाँ तक कहा कि पार्टी के लिए मेरा जाना जरूरी है, पर उन्होंने कहा पार्टी के लिए ही तुम्हें रुकना जरूरी है। दल की ओट में आप 50,000 बचा नहीं रहा, बल्कि पंडित जी की आज्ञा और अनुशासन ने मुझे बांध रखा है। अनुशासन की ओर में तुम खुद को खींच रहे हो सरदार। तुम दादा सान्याल और जयचंद विद्यालंकार बनते जा रहे हो।
जानते हो तुम्हारा अंत क्या होगा? क्या होगा? एक रोज तुम भाई परमानंद बन जाओगे। झूठ। लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में हाईकोर्ट के जज ने फैसला देते हुए मालूम है क्या कहा था? कहा था परमानंद इस क्रांतिकारी षड्यंत्र का मस्तिष्क और सूत्रधार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह आदमी कायल है। संकट के समय में दूसरों को आगे झुककर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करता है। सुखदेव, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? सच बयान कर रहा हूं सरदार। सदा तो तुम यूं नहीं बच सकते। एक न एक दिन तुम्हें भी ऐसा अदालत के सामने आना ही होगा, और उस दिन तुम्हारे लिए वैसा ही फैसला लिखा जाएगा जैसा भाई परमानंद के लिए लिखा गया था। सुखदेव, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम क्या जानो पार्टी के इनकार कर देने से मुझे कितनी पीड़ा पहुंची है, किस द्वंद से गुजरा हूं मैं। तुम कहना चाहते हो कि संगठन के हित के लिए तुम शहीद बनने के सम्मान को बलिदान कर रहे हो? अरे जाओ, ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या ये सच है? नहीं, दरअसल इस वक्त तुम मौत का सामना करना ही नहीं चाहते। इस वक्त जिंदगी तुम्हें बड़ी सुहावनी लग रही है। तुम संबंध की संवेदना में डूबना चाहते हो सरदार, और इस तरह के प्रति उत्तरदायित्व का बहाना कर रहे हो। सरदार, तुम दूसरों से जो चाहे हो, लेकिन मैं तुम मुझसे छिप नहीं सकते सरदार। सरदार, तुम फिसल रहे हो। बस सुखदेव, बस। अब असेंबली में बम फेंकने नहीं जाऊंगा। केंद्रीय समिति को मेरी बात माननी पड़ेगी, और तुमने जो मेरा अपमान किया है उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने तो अपने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आगे से तुम मुझसे बात न करना। सुखदेव, 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 कह रहा है मैं संबंधों की संवेदनाओं में फंसकर राष्ट्र के बस से भटक गया। देश के लिए कुछ करना अब मेरे बस का नहीं। अरे और लोग मुझे गलत समझते तो और बात थी, लेकिन सुखदेव, तू तो अपना साथी है। सब कुछ जानकर भी क्यों अनजान बन रहा है? इतना करीब होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं समझ रहा है? उफ, इस प्रकार की लांछनयुक्त जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है। लेकिन अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के सवाल को लेकर मैं ही असेंबली में जाऊंगा। मैं ही फेंकूंगा असेंबली में बम, और बम फेंक के वहां से भागूंगा नहीं, साहस के साथ गिरफ्तारी दूंगा। इस प्रकार मेरे बलिदान से एक तो मेरा राष्ट्र के प्रति निष्ठा में कमी का आरोप निराधार सिद्ध होगा, दूसरा क्रांतिकारियों का स्टैंड जनता तक पहुंचेगा, और तीसरा सुखदेव के सवालों का भी जवाब मिलेगा। सुना तुमने? सुखदेव, तुमने सुना? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद बेला के यह वर्षक हमारे इस कार्य के औचित्य के साक्षी हैं। शासन सुधारों के नाम पर पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश का जो अपमान किया उसे हम दोहराना नहीं चाहते, न ही इस सभा यानी कथित संसद में उसका जिक्र करेंगे। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब ये कुछ और झूठे सुधारों से आशा कर रहे हैं, हड्डियों की प्रतीक्षा में लड़ झगड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी कानून भारतीय कौम के माथे पर थोप रही है, जो स्पष्ट कर देती है सरकार किस रास्ते पर चल रही है, सरकार का रवैया क्या है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है वो इस सत्ता के मोह को त्याग कर
अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। इनकलाब जिंदाबाद। सब आओ इंस्पेक्टर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी उसको आने में। ये बम तुम्ही लोगों ने फेंका है? आपको कोई शक? आप चिंता मत करो, हम सारे संसार को बता देंगे ये काम हमने किया। सुनो, ये सारे पर्चे बटोर लो। जी सर। इसकी गंध बाहर न जाने पाए। नहीं जाएगी सर। बोला, एक भी पर्चा द्वार वालों के हाथ में लग पाए। जी सर। इन्हें कोतवाली दूं। यस सर। लगता है तुम लोग मुझे बहुत देखते हो। पासिंग शो देखिए कभी? नहीं। उसमें बिल्कुल इस तरह के विस्फोट की घटना है। देखी नहीं होगी? सुनी तो जरूर होगी। तो कहां से आया बम फटकाने का विचार? कौन सप्लाई करता है तुम्हें? और वो हथियार? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं छोटा था तो एक दिन पिताजी के साथ नेताजी खेत में घूम रहे थे। उन्होंने मुझे खेत में देखकर पूछा, क्या कर रहे हो भगत सिंह? मैंने कहा, बंदूकें बो रहा हूं। देश को आजाद कराने के लिए बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। आज फसल बो रहा हूं, कल फसल काट। देखो, आज फसल तैयार है, चारों तरफ बंदूकें लहरा रही हैं। डोंट बी रोमांटिक भगत सिंह। रोमांटिक रेवोल्यूशन क्या है? बस हुआ एक तूफान, एक बलबला। तुम्हें कोई महंगा आता है, मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। कौन है वो? बताओ, कौन है वो? Who is your commander? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? क्या करता है? ये लोग क्या पार्टी में? बताओ, छोड़ देंगे। बोलो। जब मैं 12 साल का था तो क्या था? बताओ। तो एक दिन घर से स्कूल जाने के लिए निकला तो सीधा अमृतसर जा पहुंचा। अमृतसर? फिर क्या हुआ? किससे मिले? कौन? Tell me। जलियांवाला बाग पहुंचा, जहां लोग शहीद हुए थे, जहां की मिट्टी आज भी उनके खून से लाल पड़ी थी, चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। मैंने खून से लथपथ मिट्टी उठाई, अपने माथे से लगाई, तभी मेरे कलेजे को चीरती हुई एक आवाज आई, बलिदान। हाँ, सिर्फ एक शब्द, बलिदान। मैं थोड़ी सी मिट्टी एक शीशी में भरकर अपने साथ ले आया, मिट्टी जो आज भी चीख चीख कर कह रही है, बलिदान बलिदान बलिदान। Don't be emotional भगत सिंह। Have a patience। तुम्हारी उम्र में मेरा खून भी तुम्हारी तरह तरफ रहता था, बार बार पल पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आज भी प्रैक्टिकल होता जाता है। So cool down my boy। क्या रखा है बच्चों में? बलिदान कुर्बानी तो बस एक हौसला है। अपना सोचो, पहले अपने आप को सुधारो। लो, साइन करो। मेरी सलाह मानो, तुम दोनों सरकारी गवाह बन जाओ, कुछ नहीं होगा। करो साइन। दे। बिल्कुल इसी तरह का तेवर हो मेरा। आई लाइक यू। अच्छा लगता है देखो। जवानी की याद आ गई, लेकिन जवानी जीने के लिए जीवन जरूरी है भाई। लो, साइन करो।
क्या कह रहे थे? हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है राजनीति की वजह से नहीं है, चोर बदमाशों की तरह है। ये समय करोगे के लिए खाना नहीं खाओगे, लेकिन क्या हमें खाने से रोक पाओगे? बताओ, रोक सकोगे? तुम भूख हड़ताल करो, ये ऐसे ही आंदोलन, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन भूखे रहो या 100 दिन, हमारा निर्णय अटल है। देखो, अपनी पैरों से झांक कर देखो, भूख हड़तालियों, तुम सब लोग गवाह होगे कि कैसे मैंने भूख हड़ताल की हड़ताल तोड़ दी। रूर दो चढ़ कर बोल रहा था, चूर चूर कर दिया। कहते हैं दूध नहीं पिएंगे, देखते कैसे नहीं पीते, बताओ दूध नहीं। घटना रहे, भूख हड़ताल से मरे नहीं, बल्कि फीडिंग से भूख की ज्वाला इतनी बढ़ाओ कि ये भी पिघल जाए, टूट जाए और टुकड़े हो जाए। बताओ दूध नहीं। सुखदेव, सुखदेव, राजू, राजू, सताने, सताने जिसने सताने की हद है, ढाले जुल्म और सितम के इंतहा, फिर भी करूंगा मैं भूख हड़ताल, फिर भी करूंगा मैं भूख हड़ताल। हाँ सुखदेव, अस्त्रीय भूख हड़ताल का टूटेगा नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हम हैं लाहौर शरीयत केस के भूख हड़ताली। रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशान, अब मेरे हिम्मत की चर्चा गैरों की महफिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। What is this? ये अदालत है, कोई मछली बाजार नहीं। वतन की आबरू का पास लेके कौन करता है, सुना है आज मकतल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी अपना आसमां होगा। I say stop this nonsense. बंद करो अपनी ये तेरा शायरी। अब सम्राट बनाम भगत सिंह और अन्य का मुकदमा शुरू किया। सरकारी गवाह जय गोपाल, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। आ गया सरकारी कुत्ता। आप गीता पर हाथ कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ कहते कहते वही कहूंगा जो विलायती पिल्लों ने पढ़ा कर भेजा है। मुकदमा शुरू कीजिए। आपका नाम? जय गोपाल। इन्हें जानते हैं? जी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से क्या जानते हैं? यही कि ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, हिंसा के द्वारा मुल्क में आतंक का माहौल उत्पन्न करते हैं। इनका मूल उद्देश्य ही आतंकवाद, हिंसा और बगावत है। बगावत? जी हाँ, ये हत्या के द्वारा देश का तख्ता पलट करना चाहते हैं। तख्ता पलट देना चाहते हैं? अंडरग्राउंड पार्टी बनाकर समाज में सरकार चलाना चाहते हैं। यू मीन पैरल गवर्नमेंट? जी मिलोड। मिलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए। लॉर्ड, ये व्यक्तिगत हिंसा के द्वारा देश में और न्याय के खिलाफ, देश और न्याय के खिलाफ ये लॉर्ड, ये हत्यारे हैं, खूनी हैं। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी, सार्डस की हत्या। किसने की साजिश की हत्या? राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? लॉर्ड, जब ये हत्याकांड हुआ मैं भी वहीं था। लेकिन आप वहां क्या कर रहे थे? मैं भी इस एक्शन में शामिल था। तो आप इस बम पार्टी में आए कैसे? मिलोड, मैं क्या, अगर कोई भी इनकी देशभक्ति की बातें सुन ले, खून खोलने वाली, अपराध करने वाली दलीलें सुन ले, तो इनकी बम पार्टी में आ सकता है। फिर उस समय मुझे क्या पता था? इनके आचार विचार महज हाथी के दांत और कुछ भी नहीं। इनका वास्तविक उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद है। भला ऐसे देश आजाद होगा? उल्टा और फासिस्टों की ताकत बढ़ेगी। भगत सिंह, आपका इसके बारे में क्या विचार? किस बारे में?
क्रांति। नहीं, जयगोपाल के बारे में। माय लॉर्ड, जयगोपाल हमारे संगठन का बहुत भरोसे वाला आदमी समझा जाता था, सच्चा हीरा था। सोचता हूँ पुलिस वालों ने 8 दिन में किस कदर टॉर्चर किया होगा कि हीरा टूट गया। यह न्यायालय सिर्फ एक ढकोसला है। आई ऑब्जेक्ट में हो, ये तो सड़क अदालत की तौहीन है। यह अदालत सिर्फ एक ढकोसला है। खामोश रहिए। माय लॉर्ड, हम पर लगाए गए सभी अभियोग गलत हैं। हम अदालत की कार्रवाई में किसी भी तरह भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इस सरकार को ना तो न्याय पर आधारित समझते हैं, ना ही कानूनी तौर पर स्थापित। हाँ, क्रांतिकारी अगर बम और पिस्तौल का सहारा लेते हैं तो ये उसके आखिर दाव पर होता है। जज साहब, हमें विश्वास है अमन और कानून मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य अमन और कानून के लिए। मिलॉर्ड, हम शाश्वत और वास्तविक शांति चाहते हैं, जिसका आधार न्याय और समानता है। हम झूठी और दिखावटी शांति के समर्थन में नहीं, जो बुजदिली से जीती जाती हो और बंदूक और भालों के दम पर जीती रहती है। हम वर्तमान समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के पक्ष में हैं। जब तक सारा सामाजिक ढांचा बदल नहीं जाता और उसके स्थान पर समाजवादी समाज स्थापित नहीं होता, हम महसूस करते हैं कि सारी दुनिया संकट में है। इसलिए मिलॉर्ड, हमारा विश्वास है कि चाहे जिस भी ढंग से हो, देश में क्रांति लाई जा सके और इस ब्रिटिश हुकूमत का पूरी तरह खात्मा किया जा सके। इसके लिए अपनाए गए सभी ढंग नैतिक स्तर पर जायज हैं। सुन रहे हैं मिलॉर्ड? लॉर्ड, ये तो सरासर युद्ध की घोषणा है। व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह है। न्यायालय पर सीधा प्रहार है। मिलॉर्ड, ये लोग जब देखे सिर्फ एक ही नारा लगाते रहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। देखा मिलॉर्ड? इसलिए अदालत का वक्त जाया न करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे सिर्फ राजद्रोहियों को ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाली नस्लें ऐसी हिंसा और दहशत के रास्ते पर चलने की जरूरत ना कर सके। That's all, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, थोड़ा मुरव्वत कीजिएगा। नादान लड़के हैं, कहिएगा तो कान पकड़कर माफी भी मांग लेंगे। अरे मूर्खा भी बन जाएंगे। अभी अभी तो स्कूल से निकले हैं, आदत छुट्टी थोड़ा ही ना होगी। शेम 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 शेम। जो के टट्टू। सिपाही, इनको आप खड़े बनाओ। और रिपोर्ट इस एक्शन टुडे। नहीं मिला। मजा आ गया है ना? खाना तो बस लखनऊ नहीं था भाई, ऐसा खाना आज तक हमने भी नहीं खाया था। यार, लखनऊ वाले खाने दिया कैसे वो लजीजदार खाना का। वाह, ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है। कमाल हो गया, जेल में ही डाला था अभी। कि लाहौर से के अभियुक्त ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार किया था, अदालत में उपस्थित न होने का निर्णय लिया था। यहाँ सरकार ने फैसला लिया है कि जेल में जाकर ही ये फैसला सुना जाए। ट्रिब्यूनल का फैसला इस प्रकार है: विजय कुमार सिन्हा, कमलनाथ तिवारी, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, किशोरी लाल और महावीर सिंह को आजीवन काला पानी, कुंदन लाल 7 साल को प्रेम दत्त को 3 साल की कड़ी कैद, मास्टर आशाराम, जयगोपाल, सुरेंद्र पांडे, देशराज को रिहा, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को दफा 121, दफा 302, ताजीरात हिंद दफा 4, दफा 6, विस्फोटक पदार्थ दफा 121, ताजीरात हिंद में सजाए मौत, दे विल बी हैंग्ड टिल डेथ। सरदार, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हम वो हैं जो मर के नहीं डरते। हम वो हैं जो कभी डरते नहीं। कोई अफसोस तो नहीं है? के वतन के दीवाने चले
कुर्बानियाँ जैसे मांगता है कुर्बानियाँ जवानियाँ देश न चलो देश न चलो। सरदार आपके घर वाले आए। कैसे दादा जी? मैं भी चंगा हूँ दादाजी। देखते नहीं क्या सेहत बन गई। जब से जेल में आया हूँ वजन और बढ़ गया है। लाठियाँ भले ही कम मिली हों पर रोटियों के साथ कोई समझौता नहीं। वजन देखकर सरकार भी घबरा रही होगी कि कहीं फांसी का बंदा कमजोर न पड़ जाए सरदार के लिए। दादाजी आपको याद होगा मेरे यज्ञोपवीत के वक्त बाबूजी ने ऐलान किया कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया। लिहाजा मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग मेरी मौत का गम ना करना। मैं कभी भी नहीं मरूंगा। एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। माँ रोना ना। ये क्या माँ? आप रो मत। और हाँ फांसी वाले दिन आप मत आना। क्यों? आप आएंगी तो जरूर रोएंगी। रोते रोते बेहोश हो जाएंगी। तब लोग मुझको संभालेंगे या आपकी लाश मेरी लाश को लेंगे? ना मां। हाँ मेरी लाश लेने आप मत आना। कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। तू अगर भगत सिंह है तो मैं भी भगत सिंह की माँ हूँ, जिसने अपने कलेजे को निकाला और उनपर कुर्बान कर दिया। उसे तू इतना कमजोर समझता है कि वो बेहोश हो जाएगी। पुत्र, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ कि मेरा लाभ देश के काम आया। तुम अपने इरादे से डिगना नहीं, मरना तो एक दिन सबने है, पर महान काम के लिए मरना किसी किसी को नसीब होता है। मैं तो चाहती हूँ कि जब तू फांसी के तख्त पर चढ़े तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतनी जोर से लगाए कि उन नारों से ये पूरा मुल्क गूंज उठे। ये सुनकर तुम्हें खुशी से पागल हो जाऊंगी। माँ सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। तू अपनी गोद में अब चैन से मुझको सुना दे माँ।
लुटाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान में तुम देश मेरे मेरी शान है तुम देश मेरे सुनो, ये सही और इसी वक्त सारे कैदियों को अपनी अपनी कैदों में बंद कर दो। कल तो शाम को करते हैं सर। जितना कहा जाए उतना नहीं करो। आज शाम को इन तीनों को फांसी दी जाएगी। समय कम है, तैयारियां पूरी करो। परंतु फांसी तो 24 को मुकर्रर थी, लेकिन आज 23 तारीख है। जिसके राज में सूरज नहीं डूबता, आग कुछ तो डूबना चाहिए। सरदार जी, वहाँ से अपनी बात को मान लिया। आप तैयार हो जाइए। खैरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? चलो, लेनिन की जीवन कथा। बहुत खुश हूं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 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 बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला
देश